हेलो गाइस। तो जियोग्राफी की इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले में लेक्चर में हीट बजट को डिस्कस करा था और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम को पढ़ने से पहले जेट स्ट्रीम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलोबरेट कर देता हूँ। जेट स्ट्रीम जो अपर एटमॉस्फेयर में हलचल होती है, जिसको जिसका हमें कुछ पता नहीं चलता, फील नहीं होता। जैसे अभी बरसात होती है तो उसका फील होता है, तेज हवाएं चलते हैं तो वो फील होती है, लेकिन जेट स्ट्रीम में ऐसा नहीं होता। वो ऊपर रहता है, ऊपर से ऊपर ही होता है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम बात करेंगे। और ये कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या इसके रोल प्ले करता है, ये सब डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके की, इनको थर्मल विंड्स भी बोलते हैं, जिसमें इमेंस टेम्परेचर होता है, गर्म होती हैं बेसिकली, और हाई वेलोसिटी एंटायर द ग्लोब, पूरी उस पर ये थ्रू आउट चलती रहती है। रीज़न होता है सडन ब्रेक की वजह से, टेम्परेचर में एकदम सडन फॉल हो गया तो जेट स्ट्रीम जनरेट हो जाता है। इसको पढ़ने समझने से पहले, या इसको बोला जाए, इसके दो सब टॉपिक्स हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा विंड सिस्टम। तो जेट स्ट्रीम तक पहुंचने से या उसको पढ़ने के लिए इन दोनों को पहले समझना जरूरी होगा। तो हम शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इस तरीके से समझ लें कि सपोज करें आपके पास एक रूम है। उस रूम में आप एक क्यूब, 1 मीटर के क्यूब का एक बॉक्स आपने एयर टाइट करके रख दिया। अब उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो उस क्यूब का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ऐसे ही रूम का होगा। अब रूम एयर टाइट नहीं हो सकता क्योंकि लीकेज होती रहती है, डोर से, विंडो से ओपनिंग होती रहता है। लेकिन सपोज करो कि बंद है, उसमें जो भी लीकेज होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो प्रेशर प्रेशर रहता ही है। वो प्रेशर जो होता है उसको उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये मेजर कैसे होता है? ये इसकी यूनिट होती है पास्कल। पास्कल में इसको मेजर करते हैं, गेजेस आते हैं उससे करते हैं, लेकिन वो एक साइंटिफिक तरीका हो गया। हमने तो जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना है। एटमॉस्फेयर जिसमें गैसेस जो हैं प्रेजेंट रहती हैं, इस पूरे एटमॉस्फेयर में गैस है, और अर्थ की ग्रेविटी उन गैस को होल्ड करके रखती है, कैप्चर करके रखती है। लेकिन उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, इस वजह से वो दूर जाकर उतनी लिमिट पे जाके सेट हो गई हैं। और ये गैसेज अब इनका आपस में कोलिजन चलता रहता है, टकराव चलता रहता है, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी। रीजन रीजन होता है कि रीजन इसका होता है जो अर्थ है उसका रोटेशन, रिवोल्यूशन और उसकी ग्रेविटी। इसकी वजह से इन गैसेज में टकराव होता रहता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के फिनोमिनाज भी, जो वेदर कंडीशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर को कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे इसको। फैक्टर्स, एक तो थर्मल। थर्मल में आ जाते हैं हमारे, एक तो हमारा इंसुलेशन, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कितनी है, मतलब हीट कितनी है, कितनी गर्म हो रहा है सरफेस और एनवायरनमेंट। दूसरा इसका आ जाता है इसमें एक, किस इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेज का, सन रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। मतलब अब आपको पता ही है, टिल्टेड है और रिवॉल्व भी करती है, रोटेट भी करती है, सूरज के चारों तरफ भी घूमना है और खुद भी रोटेट करना, तो उसकी उसका भी इम्पैक्ट, दिन और रात चेंज होते रहता है। जैसे नॉर्वे में 6 महीने अप्रोक्स, 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन निकलता है, जो पोल्स पे होते हैं, पोल्स पे। सेकंड फैक्टर है डायनामिक। डायनामिक डायनामिक में अर्थ रोटेशन, दूसरा मैकेनिकल अपलिफ्टमेंट एयर की, तीसरा और मैकेनिकल सब्सिडेंस, एयर नीचे जाएगी। अभी हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। थर्ड फैक्टर स्टैटिक, जो फिक्स है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब मूवेबल, जो चलते रहते हैं। स्टैटिक जो फिक्स रहता है। एल्टीट्यूड बता चुके हैं, हीट बजट में डिस्कस भी कर चुके हैं एल्टीट्यूड को। लैटिट्यूड, और वैसे भी आपको मेरे से ज़्यादा से अच्छे से पता ही होगा इनके बारे में। और क्लाउडीनेस। आई थिंक कोई भी इसमें से आपको
एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ की रोटेशन आपको समझ में ही आ होगा कितनी वो रोटेट करती रहती है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस का भी फ़र्क पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, अब ये क्या होता है सर? अब आप लोग भी बेल्ट को यूज करते हो। बेल्ट मतलब आपकी उस वेस्ट को, कमर को टाइट रखने के लिए, पोजीशन पे रखने के लिए। तो वैसे ही ये बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट। एक पर्टिकुलर एरिया को, अर्थ के एक अर्थ के एक पर्टिकुलर एरिया को, उसके कंडीशन को, वेदर कंडीशन को पकड़ के रखती है। उसको किस तरीके से उस एरिया में एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा, वो प्रेशर बेल्ट, वो एटमॉस्फेरिक बेल्ट उसको डिसाइड करती है। कितनी उसकी हीटिंग रहती है, किस तरीके का रेनफॉल होता है, किस तरीके से ठंड होती है, ये सब कुछ वो प्रेशर बेल्ट पे ही डिपेंड करता है। साइक्लोन आएगा नहीं आएगा, उसका आएगा तो उसका रीज़न क्या है, तो ये प्रेशर बेल्ट पे ही डिपेंड करता है। जब आप हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो आप देखना कि बंगाल की खाड़ी में, बे बंगाल में साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, उसका रीज़न आप ढूंढना सर। जब हम साइक्लोन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जरूर सर्च करना इसको देख लेने के बाद और पढ़ लेने के बाद। तो 3 प्रेशर बेल्ट्स हैं, इक्वेटोरियल, लो, पोलर हाई। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ और साउथ। पालमैन एक करके जियोग्राफिक्स हुए, उन्होंने बोला कि अगर सपोज ये धरती स्टे रहे, घूमे ना, घूमती ना हो, तो इस पर 3 कांस्टेंट, एक बेल्ट, हम सर्कुलेशन, ये बेल्ट्स बनाएंगे, मतलब 3 सेल्स बनेंगे। और उन्होंने एक फिनोमेना और दिया कि ये 3 डायमेंशनल चलता है, मतलब 3 डायमेंशनल ये चलता है। तो लेकिन ऐसा फिक्स होता तो है नहीं, क्योंकि अर्थ ने तो घूमना ही है। अगर नहीं घूमेगी तो उसके कुछ और इम्पैक्ट पड़ेंगे भाई। अब आधे पे सनरेज आती रहेगी, आधे पे अंधेरा रहेगा, आधे पे दिन रहेगा, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरफ मतलब खत्म, ये प्लानट पूरा ही खत्म हो जाएगा अगर नहीं घूमेगा तो, क्योंकि वो कंटिन्यू सनरेज की वजह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यू विदाउट सनरेज की वजह से तो अब भी डेजर्ट ही बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो पर ऐसा होता नहीं, इसीलिए 3 थर्मोडायनेमिकल सेल्स बनते हैं। तो जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में है। और इसके भी बीच में एक डोल्ड्रम करके कंडीशन होती है। डोल्ड्रम मतलब जो एरिया थोड़ा हलचल में रहे, काम कंडीशन, फेबल वेस्ट रिलीज वगैरह उसमें आ रही है, वो रहता है हमारा इसके सेंटर में, मतलब 5 डिग्री इधर से और 5 डिग्री उधर से। अभी इसमें क्या है कि एक तो एयर करंट्स हैं। एयर करंट्स मतलब, एयर करंट्स वैसे तो विंड सिस्टम में हम पढ़ेंगे। एयर करंट्स मतलब फोर्सफुल, जिसका पाव हवा तेज बहाव से बहती है, तेज बहाव, मतलब उसमें वेलोसिटी है, फोर्स है, एयर दूसरे एयर मास को हटाने का। दूसरा कन्वेक्शनल सिस्टम है, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ना। कुछ चीजें छोड़ रहा हूं इसलिए ताकि आप पढ़ें और चीजें कनेक्ट कर पाए, एक हैबिट बने आपकी। और इसकी वजह से कंटिन्यू मतलब फुल ईयर रेनफॉल होती है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है इसका अमेजोन, थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्ड सुना ही होगा आपने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और क्योंकि ये सन के बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो इसको थर्मल इक्वेटर भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमारे पास एक ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ITCZ की जो मूवमेंट होती है ना सर, एक तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, आप इसको समझ लें, ये वेव की तरह होता है। और इस ये अर्थ की रोटेशन
और रिवोल्यूशन इसके साथ साथ ये भी चेंज होता रहता है, और यही डिसाइड करता है कि आपके वेदर फिनोमिना को, क्योंकि ये लो प्रेशर जोन होता है, एयर आके कन्वर्ज होती है। तो मानसून आती है तो उसका भी एक रीजन ITCZ है, लो प्रेशर जोन है ये। और लो प्रेशर जोन जैसे ही लो प्रेशर, आप देखो इंडिया में अभी मानसून गया, ये मानसून जब भी होता है इंडिया में आपको पता ही है, वही मई जून जुलाई अगस्त, और फिर रिट्रीट हो शुरू हो जाता है सितंबर एंड से और अक्टूबर में। तो वो उस टाइम पे लो प्रेशर जोन जनरेट होता है कहाँ पे, मई जून जुलाई अगस्त में, कहाँ पर, नॉर्थ में। और इसका जब रिट्रीट होता है तो साउथ में जनरेट होता है लो प्रेशर जोन। तो ITCZ कैसे पहले कहाँ से निकल रहा था, नॉर्थ से, पहले नॉर्थ से निकल रहा था, पहले नॉर्थ से ITCZ निकलता था, और ये था जून जुलाई में। लेकिन अब जब अक्टूबर की तरफ जाएंगे तो ये कुछ हो सकता है इस तरीके से हमारे पास आए, तो लो प्रेशर जोन नीचे साउथ में जाकर बनता था, तो जिसकी वजह से मॉनसून रिट्रीट शुरू हो जाता है। लो प्रेशर जोन जो, और लो प्रेशर जोन इनवाइट्स क्लाउड, रेनी क्लाउड्स। अब इस लो प्रेशर जोन की वजह से क्या होता है, इसमें एयर जो है वो राइज करती है, एयर राइज होती है, ऊपर जाती है। इसका पूरा अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से एक्ट करता है इसमें। पहले एयर राइज होती है, उसके बाद कंडेंस होती है। कंडेंस मतलब उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, आप सिंपल वे में समझें कि उसकी ड्रॉपलेट बन जाते हैं, जिसकी वजह से लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है। लेटेंट हीट क्या होती है, जो किसी भी मतलब मटेरियल की शेप को चेंज कर दे, मतलब उसको वाटर से गैस में कन्वर्ट कर दे, वेपराइज कर दे, लेकिन लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से एयर फिर दोबारा अपलिफ्ट होती है, दोबारा अपलिफ्ट होती है अगेन। फिर अब दोबारा अपलिफ्ट होने की वजह से एयर जब ऊपर की तरफ उठती है दोबारा, तो क्या होगा, पोल्स की तरफ मूव करेगी। आप डायग्राम देखो, इसीलिए मैंने पहले से ही ड्रा किया था इसको, पोल्स की तरफ मूव करेगी, मूव पोलवर्ड। और अब जैसे ही ये हॉट जोन से, एज कंपेरिजन टू दिस जोन इज अ, व्हाट इज दिस जोन, इज अ कूलर जोन, मतलब थोड़ा इसके टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तो जिसकी वजह से एयर क्या करेगी, सिंक होगी अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, सिंकिंग शुरू होगी। रीजन कूलिंग और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होने की वजह से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होने की वजह से सिंक होनी शुरू होगी। अब दो रीजन है इसके, कूलिंग और सब ट्रॉपिकल हाई। अब ये जो नॉर्थ में जो मूव होगी एयर, ये डिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेज होगी डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन भी दो तरीके की, नॉर्थ में राइट की तरफ और साउथ में लेफ्ट की तरफ। रीजन क्या है इन दोनों का, करोलिस फोर्स। आप सपोज करो कि नॉर्थ पोल पे आप खड़े हो, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे मतलब पोल्स पे कोरोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, और आपने एक विकेट लगा दी सामने, और आप उसको बॉल थ्रो कर रहे हो, ऊपर से नहीं नीचे से ही, तो वो उस विकेट पर ना जाके साइड में राइट वर्ड जा रही है नॉर्थ पोल पे, तो दिस इज कोरोलिस फोर्स। और ये इतनी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डिफ्लेक्शन इतना हो जाता है कि ये पैरेलल हो जाती हैं आइसोबार्स के। आइसोबार आपने अगर पढ़ लिए तो अच्छा है, लेकिन आइसोबार्स आप समझ लें कि ये टेम्परेचर को बताती हैं उस एरिया के पूरे वर्ल्ड के मैप पे, और परपेंडिकुलर हो जाती है प्रेशर ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन एनीथिंग, दैट इज ग्रेडियंट। और इसको बोलते हैं हम, इसको एक टर्म दी गई, जियोस्ट्रोपिक। जियोस्ट्रोपिक ये इसको बोला जाता है, जियो
ट्रॉपिक। अब थोड़ा रिपीट कर लेते हैं दोबारा। एयर राइज हुई, राइज होने के बाद ऊपर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा, जिसकी वजह से कंडेंसेशन शुरू हुई। कंडेंसेशन मतलब ही लेटेंट हीट रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद देयर इज द फर्दर अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, फर्दर, क्योंकि गर्म हवा फिर दोबारा नीचे आएगी और ठंडी एयर, सॉरी, गर्म एयर और ऊपर जाएगी और जो कूल हो गई होगी या ठंडी हो गई होगी नीचे आएगी, क्यों, भारी होने की वजह से। तो फर्दर अपलिफ्टमेंट होगी उसकी, और उसके बाद दोबारा अपलिफ्टमेंट हो रही है, और वो पोल वर्ड, पोल वर्ड, सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहां से एयर अपलिफ्ट हुई, कंडेंसेशन हुआ, फर्दर अपलिफ्टमेंट हुआ, और फिर वो नॉर्थ वर्ड मूव कर रहा है पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ। अब जैसे ये होगा इसमें डिफ्लेक्शन होगी, किसकी तरफ, राइट की तरफ, और इतनी डिफ्लेक्शन होगी कि ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आइसोबार्स के। डिफ्लेक्शन हो रही है और ये पैरेलल हो रहा है आइसोबार के। और जो प्रेशर, जो प्रेशर, अब ये सपोज करो ये पैरेलल हो गया आइसोबार के, और जो प्रेशर लिफ्ट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हो गया। इस चीज को बोला गया जियोस्ट्रोफिक। अब जो नेक्स्ट, बिटवीन 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ बोथ साइड सिंकिंग होगी, सिंक होगा, और रेनफॉल होगी, रीजन ऑफ रेनफॉल। अब इस जो ये लैटिट्यूड है हमारे पास, सिंक हो रहा है और रेनफॉल हो रही है। अब ये जो लैटिट्यूड है हमारे पास, इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है, और ओरिजिन है ट्रेड विंड का, ये दोनों ट्रेड विंड के ओरिजिन हैं। अब जैसे ही ट्रेड विंड, जैसे ही ट्रेड विंड, अब यहां पे आ जाए आप इस डायग्राम में, 0 डिग्री इक्वेटर, दिस ट्रेड विंड फ्रॉम नॉर्थ साइड, ट्रेड विंड फ्रॉम साउथ साइड, वेस्टर्लीज और पोलर एस्टर्लीज। सो दिस इज 0, 30, 60, 75, 90। सो जो जैसे ही ट्रेड विंड, ट्रेड विंड जो राइज कर रही है और वो कन्वर्ज होगी किसके साथ, वेस्टर्लीज के साथ, वेस्टर्लीज के साथ, वेस्टर्लीज के साथ, दोनों को मर्ज कर कर देखो सर, ट्रेड विंड का राइज होना और वेस्टर्लीज के साथ मर्ज होना, दोनों तरफ, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, ये फॉर्म करता है आईटीसीजेड। और लिफ्टिंग एयर मिक्स विद इक्विटोरियल एयर करंट्स, इक्विटोरियल एयर करंट्स जो हम पहले ही बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, दिस होल फिनोमिना कंप्लीट द सेल, 3D cell, और this cell, the name is Hadley cell, the name of this cell is Hadley cell. Hadley, again geographist. One more diagram I am giving for this to you. जितने ज्यादा डायग्राम आप बनाओगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे सर। Subtropical high pressure, this is Hadley cell.
और हेडली सेल परमानेंट सेल है सर, परमानेंट रहती है और इंटेंसीफाई हो जाती है समर के टाइम पर। याद रखना सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पोलर हाई प्रेशर। ये कहाँ होगी? 75 से 90 के बीच में, 75 टू 90 डिग्री, बोथ इन बोथ नॉर्थ और साउथ। अब इस जोन में इंसोलेशन कम होती है, रीजन आपको पता ही है, टिल्ट। और जो एयर है इंसुलेशन कम होने की वजह से ठंडी होगी, कोल्ड होगी। भाई टिल्ट है तो एयर भी ठंडी रहेगी, रीजन कम हीट पहुंच रही है, और जिसकी वजह से कंडेंसेशन रहता है, एयर हैवी रहती है, स्नोफॉल वगैरह होता रहता है, और सिंकिंग यहां पर होगी। अब ये क्योंकि क्रोलिस फोर्स मैक्सिमम है, इस वजह से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इस जोन में बनती है। क्या क्या अभी तक क्या क्या चीजें हमने बात कर ली? एक, एयर क्या है? कोल्ड है। दूसरा, टेम्परेचर कम है। तीसरा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्या है? और एयर जो है हैवी है, सिंक, क्योंकि गर्म होगी ना, जैसे ऊपर जाएगी एयर भारी हो जाएगी एज कंपेरिजन टू ग्राउंड, तो नीचे आ जाएगी, वो स्नो के उसमें आए जैसे भी आए। अगेन, अब कोरोलिस फोर्स मैक्सिमम है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। दिस इज द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब नेक्स्ट जो बीच में बच गई, दिस ये वाली, ये तो हो गई हमारी पोलर हाई प्रेशर। एयर का अपलिफ्टमेंट होना सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर से, लो प्रेशर से हम अपलिफ्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर पे, लो प्रेशर की तरफ से अपलिफ्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर की तरफ से एयर आ रही है, दिस हाई प्रेशर जोन। तो जहां पे आपको पता ही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी, तो हाई प्रेशर से लो की तरफ मूवमेंट होगी तो इसको डिफ्लेक्ट कर देगी, ऊपर उठा देगी। कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को ऊपर उठा देता है, और ये फिर कहां पे जाएगी? टुवर्ड्स पोल वर्ल्ड, पोल्स की तरफ। और वहां जाके फिर क्या होगा? भारी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, रेनफॉल में कन्वर्ट हो या जिसमें भी वहां पे कंडीशन जैसी भी होगी टेम्परेचर की, पोल्स पे तो आपको पता ही है स्नो होगा, और उसके वजह से फिर ये नीचे सिंक होगी। फिर अगेन हाई प्रेशर जनरेट हो जाने की वजह से या कोल्ड एयर मास जनरेट हो जाने की वजह से लो और वार्म एयर मास की तरफ आएगा, और फिर ये फिनोमेना चलता रहेगा, और ये फिनोमेना कंप्लीट करता है पोलर प्रेशर बेल्ट को, हाई प्रेशर बेल्ट को। मूविंग टू थर्ड प्रेशर एंड लास्ट प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सर अच्छे से समझो, सर अच्छे से समझो, रिपीट कर करके देखो चीजों को, और अपने अपने उसको कनेक्ट करो सर। डायग्राम्स के बिना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सो सब पोलर लो, अब ये कभी जनरेट हो जाती है, कभी नहीं हो पाती, समटाइम्स, मतलब डिपेंड करता है, समटाइम्स एब्सेंट भी रहती है। और यहां पर पहला पॉइंट हो गया समटाइम एब्सेंट। और ये साइक्लोनिक, देखो साइक्लोन्स कितने रहते हैं सब पोलर रो में, मैप उठाओ देखो, यूरोप वगैरह का एरिया देखो, साइक्लोन फ्रंट्स, फ्रंट्स आगे पढ़ेंगे हम, आएगा, अभी सिर्फ फ्रंट याद रखें आप। और अब ये साइक्लोन जनरेट होते हैं फ्रंट्स। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सर ये डायग्राम ऐसे पहले भी बनाया और अब भी रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप बना लें या फिर आप अपनी समझ से बनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि आपको जैसा सही लगता है वैसे करें, मेरा कॉपी मत करें। अगर लगता है अच्छा तो आप उतार लें, कोई इसमें ऐसा वो भी नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हो, समझ रहे हो और पढ़ रहे हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यही है कि आप कोशिश करें कि अपना बनाएं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, polar high pressure belt, this is 75 degree और this is you can say 35 degree, we are talking about north और whatever is south, कुछ भी हो नॉर्थ या साउथ दोनों तरफ, और यहाँ बीच में सब पोलर लो प्रेशर 65। अब वार्म एयर मास, गर्म हवा, हल्की हवा, ठंडी हवा, भारी हवा, तो मूवमेंट कहाँ होगी? कोल्ड एयर मास से कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, कोल्ड एयर से मूवमेंट होगी वार्म की तरफ। अब मैक्सिमम कोल्ड तो वो है, लेकिन ये भी कम मूव तो करेगा, अगर कितना करेगा वो अलग अलग बात हो गई, लेकिन मूवमेंट होगी। सपोज ये 30% करेगा, वो 100% करे। ये अगर यहाँ पे 100% एयर है तो 100 में से 70% उसने अपलिफ्ट करेगा, 30% ये अपलिफ्ट करेगा। मूवमेंट, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट 70%, सपोज दिस इज अपलिफ्ट बाय 70%, ये अपलिफ्ट कर रहा है 70 को, ये 30% एयर मास को, तो 30% और 70%। अब ये कहाँ जाएगी? पोल वार्ड और फिर सिंक, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ। तो दिस ऑल फिनोमिना, और इस सेल को नाम दिया गया क्या? फेरल सेल, फेरल सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। शेयर तो मतलब सबसे पहले कर दें आप, अगर आपको सही लगता है तो आप मेरे फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाए। तो हम फिर विंड सिस्टम के साथ इस सीरीज में मिलेंगे। जय हिंद।